साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम संज्ञा रहेगा। साथियों संज्ञा अध्याय से आपकी किसी भी परीक्षा में जितने भी प्रश्न बनते हों वो इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। पूरा संज्ञा अध्याय एक ही वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। और अगर आप इस अध्याय को पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन कम समय में हो जाएगा, तो आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखते हैं साथियों संज्ञा अध्याय को। नाम क्या है साथियों? संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है। अब साथियों संज्ञा की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय की परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा क्या होती है। पहले देखेंगे साथियों क्या परिभाषा, परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। अगर परिभाषा की बात करें साथियों तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं साथियों? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो एक साथियों साधारण सी परिभाषा है, इसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे। यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब साथियों इसमें शब्द आया है क्या? व्यक्ति। अब व्यक्ति में कौन हो सकता है साथियों? मैंने कहा साथियों अरुण, ये किसी व्यक्ति का नाम है, हो सकता है। मैंने कहा पवन, मैंने कहा साथियों मनोज, मैंने कहा साथियों मीरा, मैंने कहा साथियों ममता, मैंने कहा साथियों संध्या। ये क्या है साथियों? किसी का भी नाम हो सकता है व्यक्तियों में, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। और साथियों दूसरा है इसमें वस्तु। अगर वस्तु की बात करें, मैंने कहा साथियों क्या? मैंने कहा कुर्सी, कुर्सी एक वस्तु है साथियों, कुर्सी की बात की। मैंने कहा साथियों क्या? स्टूल, स्टूल भी एक वस्तु है। मैंने कहा साथियों कार, मैंने कहा बस। और क्या हो सकता है? मैंने कहा साथियों मार्कर। ये सभी क्या है? वस्तु है। वस्तु का नाम भी संज्ञा हो सकता है। आगे मैंने बात की स्थान की। मैंने कहा साथियों दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। मैंने कहा जयपुर, मैंने कहा साथियों मथुरा। ये क्या है? सभी स्थानों के नाम हैं। मैंने कहा साथियों बीकानेर, मैंने कहा उदयपुर। ये सभी क्या हैं? स्थानों के नाम हैं। आगे साथियों दिया है इसमें भाव। अगर भाव की बात करें, जैसे कि मैंने कहा प्रेम, प्रेम, मैंने कहा घृणा, मैंने कहा क्रोध। ये सभी क्या है साथियों? ये सभी क्या है? भाव है। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो और किसी भी स्थान का नाम हो और कोई भी भाव हो साथियों, चाहे वो प्रेम, घृणा, क्रोध, एक्स वाई जेड, जितना भी भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं साथियों। अब ये तो एक साधारण सी परिभाषा हुई साथियों। अब यहां से एग्जाम के अंदर क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसको देखिए। यहां से साथियों एक प्रश्न पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है, ध्यान से देखना, कि पूछता है कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यानी कि मूल रूप से संज्ञा के भेद, यानी कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। अब वो दो भेद कौन कौन से होते हैं देखेंगे। एक होता है साथियों इसमें क्या? यथार्थवाचक संज्ञा, और एक होती है साथियों भाववाचक संज्ञा। ध्यान से देखना, ये मूल रूप से दो भेद होते हैं। जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है साथियों ये दृश्य रूप में होती है इसमें, यानी कि इसको देख सकते हैं, ये दृश्य रूप में होती है। वहीं जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अदृश्य रूप में होती है, यानी कि इसको देख नहीं सकते हैं। अब मूल रूप संज्ञा कितने प्रकार की होती है? दो, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है वो दृश्य रूप में होती है और जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अदृश्य रूप में होती है। अब साथियों जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, एक एक करके देखेंगे। इसमें साथियों नंबर 1 होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरी होती है इसमें साथियों जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होती है इसमें पदार्थवाचक संज्ञा। इसको साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। और चौथी होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। और जो समूहवाचक संज्ञा है इसको समुदायवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है साथियों मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक यथार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है ये दृश्य रूप में होती है, यानी कि इसके अंतर्गत जितनी भी संज्ञा आएंगी उनको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। और जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब जो यथार्थवाचक संज्ञा है उसके 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 4 साथियों समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा। यहां तक मैंने आपको बताया। अब आगे साथियों इन सभी चीजों की यानी कि व्यक्ति, जाति, पदार्थ, समूह और भाव, इन सभी की डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको नोट कीजिए आप साथियों। एक प्रश्न और पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ये तो मूल रूप से संज्ञा के भेद हो गए, ये तो साथियों मूल रूप से संज्ञा के भेद हैं। यहां से एक प्रश्न और क्या पूछा जाता है कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? इन सभी चीजों की आगे चर्चा की जाएगी। आप इसको साथियों नोट कीजिए, नोट कीजिए। आशा करता हूं आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं साथियों आगे इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या कहता है। यानी कि जो संज्ञा वाला चैप्टर है साथियों एक ही वीडियो में आपके लिए कवर होगा। आप ध्यान से देखेंगे सभी चीजों को और ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। हर चैप्टर की चर्चा डिटेल में करूंगा। लगातार चैनल से जुड़े रहिए और अपनी प्रत्येक विषय को मजबूती प्रदान कीजिए। अब दूसरी बात करते हैं साथियों। क्या? अब दूसरी मैंने अभी बताया आपको प्राचीन हिंदी, यानी कि क्या? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेदों की बात करें साथियों तो देखेंगे। देखिए अगर प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेदों की बात करें तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के साथियों कितने भेद बताए गए हैं डिटेल में देखेंगे। यानी कि इसमें संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। कितने? 5 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 है साथियों पूछता है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। नंबर 1 होता है साथियों इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर 2 होता है इसमें साथियों जातिवाचक संज्ञा। अगला होता है इसमें तीसरा नंबर भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 होता है इसमें पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 होता है इसमें समूहवाचक संज्ञा। अब जो पदार्थवाचक संज्ञा है इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं साथियों, द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और जो समूहवाचक संज्ञा है इसको समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है साथियों? 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, और नंबर 4 साथियों पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 5 होता है आपका समूहवाचक या फिर साथियों समुदायवाचक संज्ञा। ये प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद हुए। अब एक प्रश्न और पूछेगा साथियों यहां से आपका एक प्रश्न पूछता है कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। क्या? आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद साथियों अगर आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेदों की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। यानी कि 3 प्रकार की होती है आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 होता है साथियों इसमें क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 होता है इसमें जातिवाचक संज्ञा।
और नंबर 3 होता है इसमें भाववाचक संज्ञा। अब आप कहेंगे कि ये बताइए, आपने प्राचीन हिंदी में तो 5 बताए हैं और इसमें 3 बताए हैं, 2 कहां गए? तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, अगर आधुनिक हिंदी में पूछे तो हमेशा जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके 2 प्रकार होते हैं। इसमें नंबर 1 में बांटा जाता है क्या? आपका पदार्थवाचक संज्ञा। क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है साथियों इसमें क्या? समूहवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक पदार्थवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। जो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? 3 होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होती है आधुनिक हिंदी में उसके 2 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 पदार्थवाचक संज्ञा और नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। साथियों यहां तक आप नोट कीजिए, इससे आगे फिर बात करेंगे एक एक संज्ञा की। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जाति, फिर भाव, पदार्थ और समूह, इन सभी की बात की जाएगी और आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में साथियों कंप्लीट करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। पहली संज्ञा के बारे में डिटेल में बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। आशा करता हूं आपने इन सभी चीजों को नोट कर लिया होगा। तो बात करते हैं साथियों किसकी? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी साथियों? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब क्या है साथियों, इसमें बात करेंगे किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब साथियों इसकी बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? बात करें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो एक साधारण सी परिभाषा रही साथियों। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसकी साथियों एक साइंटिफिक डेफिनेशन मैंने क्या बनाई, यानी कि सबसे पहले तो साथियों क्या होती है, ये दूसरी परिभाषा की बात करूं तो एक साथियों दृश्य होती है और साथियों ये सदैव एक वचन होती है। सदैव एक वचन होती है, दृश्य होती है, सदैव एक वचन होती है। और साथियों दुनिया में विशेष और अकेली होती है। क्या? दुनिया में विशेष और अकेली होती है। अब कहने का मतलब क्या है? पहली परिभाषा क्या हुई? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक दूसरी परिभाषा मैंने बनाई साथियों, दृश्य होती है, यानी कि इस संज्ञा को हम देख सकते हैं। दूसरी सदैव एक वचन रूप में प्रयोग की जाती है और तीसरी दुनिया में विशेष होती है और अकेली होती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं साथियों, एग्जांपल्स। अगर हम उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि साथियों मैंने कहा गंगा। क्या साथियों? गंगा। गंगा क्या है साथियों? एक नदी का नाम है गंगा, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है गंगा, किसी महिला का नाम भी हो सकता है गंगा। अब बात करूं साथियों गंगा की, गंगा एक नदी है, नदी को देख सकते हैं, सदैव एक होती है गंगा नदी और दुनिया में विशेष है, यानी कि एक ही गंगा नदी है। अब मैंने कहा साथियों दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा साथियों मोहन। अब मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। अब साथियों हमेशा एक बात याद रखेंगे कि नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो उस नाम का व्यक्ति होता है वो दुनिया में अकेला और विशेष होता है। और मैंने कहा साथियों क्या? मैंने कहा माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट। अब आपने माउंट एवरेस्ट का नाम अवश्य सुना होगा। क्या माउंट एवरेस्ट क्या है साथियों? एक पर्वत है, दुनिया में विशेष और अकेला है साथियों। मैंने कहा हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय भी एक पर्वत है साथियों, दुनिया में विशेष और अकेला है और इसको देख सकते हैं। मैंने कहा साथियों रोहिणी। रोहिणी साथियों किसी लड़की का नाम है, दुनिया में विशेष और अकेली है साथियों। इसी प्रकार विभिन्न एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं साथियों। कहने का मतलब है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब स्थान की बात करूं साथियों में, मैंने कहा क्या? मैंने कहा साथियों दिल्ली के एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मुझे ये बताइए दिल्ली को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अब दिल्ली
सदैव एक है साथियों, दुनिया में विशेष और अकेली, यानी कि एक ही दिल्ली है। मैंने कहा साथियों मथुरा, अब आपने कभी ना कभी मथुरा को देखा होगा। अब मथुरा क्या है साथियों, मथुरा तो देख सकते हैं, दुनिया में विशेष और अकेला है और सदैव एक ही है साथियों। ये सभी क्या है साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। आप इसको नोट कीजिए, आगे कराता हूं साथियों, अगली संज्ञा के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा साथियों एग्जाम्पल लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, अकेली है पृथ्वी। मैंने कहा साथियों चैत्र, चैत्र क्या है, किसी महीने का नाम है। मैंने कहा साथियों जनवरी। ये सभी क्या है, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है साथियों, यानी कि दृश्य, दृश्य सदैव एकवचन, दुनिया में विशेष और अकेली। अब आगे देखते हैं साथियों, अगली बात करते हैं किसकी, दूसरी संज्ञा क्या है आपकी, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, ध्यान से देखना। इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। वह संज्ञा, वह संज्ञा, वह शब्द जो किसी जाति या उपजाति का बोध या फिर ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान कराए, बोध या ज्ञान कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो किसी जाति या उपजाति का बोध या ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है साथियों, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या है, ये भी दृश्य होती है, यानी कि देख सकते हैं, प्लस बहुवचन बन सकता है, बहुवचन बन सकता है, और तीसरा होता है साथियों इसकी, यानी कि बहुवचन बन सकता है जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों। ये सभी क्या है साथियों, ये जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि जो शब्द, वह शब्द जो किसी जाति या उपजाति का बोध या ज्ञान कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर एक ये दृश्य होती है, इसको भी हम देख सकते हैं। नंबर दो इसका बहुवचन बन सकता है, और नंबर तीन क्या है साथियों, जिसके जैसे और हो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लेते हैं साथियों, मैंने कहा नदी। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करता हूं साथियों, मैंने कहा साथियों नदी, मैंने कहा जानवर, मैंने कहा कुत्ता, मैंने कहा अध्यापक। ये सभी क्या है साथियों, ये सभी इसके उदाहरण है। और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल में, मैंने कहा सेब, मैंने कहा सेब, लेखक, मोबाइल। अब देखते हैं, यानी कि नदी है, नदी को देख सकते हैं, नदी का बहुवचन बन सकता है नदियां, और नदियों के जैसे और भी नदियां होती हैं साथियों, सही बात है। जानवर को देख सकते हैं, जानवर का बहुवचन बन सकता है, और एक जानवर के जैसे और भी जानवर होते हैं। कुत्ता को देख सकते हैं, कुत्ता का बहुवचन कुत्ते बन सकता है, और कुत्ते के जैसे और भी कुत्ते होते हैं। दूसरी बात करते हैं, अध्यापक को देख सकते हैं, अध्यापक का बहुवचन बन सकता है अध्यापकों, और एक अध्यापक के जैसे और भी अध्यापक होते हैं साथियों। सेब को देख सकते हैं, सेब का बहुवचन बन सकता है, और एक सेब के जैसे और भी सेब होते हैं। लेखक को देख सकते हैं, लेखक का बहुवचन बन सकता है, और एक लेखक के जैसे और भी लेखक होते हैं। मोबाइल को देख सकते हैं, मोबाइल का बहुवचन, बहुत सारे मोबाइल होते हैं साथियों, और एक मोबाइल के जैसे और भी मोबाइल होते हैं। कहने का मतलब है जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, वह शब्द जो किसी जाति या उपजाति का बोध या ज्ञान कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दृश्य होती है, बहुवचन बन सकता है, और जिसके जैसे और हों। ये क्या होती है साथियों, ये होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। आप इसको नोट कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों एक बात नोट करके लिख लीजिए, इसमें जातिवाचक संज्ञा में नोट करके लिखिए, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, क्या, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ध्यान से लिखना, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, आपदा होती हैं, वे सब जातिवाचक संज्ञा में आती हैं।
जैसे साथियों उदाहरण के रूप में क्या ले सकते हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी, ये सभी क्या होती साथियों, प्राकृतिक आपदा होती हैं। और ये सभी किस में आती हैं, जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। इसको आप नोट करके लिखिए, आप इसको पूरे को नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं साथियों अगली संज्ञा के बारे में बात करेंगे। सभी संज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी को नोट कर लीजिए। अगली बात करते हैं साथियों किसकी, तीसरी संज्ञा आती है आपकी भाववाचक संज्ञा। किसकी बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। एक एक संज्ञा की डिटेल में चर्चा की जा रही है, पूरे चैप्टर को आप एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपको संज्ञा के बारे में पढ़ने की कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं हो सकती अगर आप इसको ही ध्यान में देकर पढ़ेंगे। तीसरी है साथियों क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं, क्या भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। यानी कि भाववाचक संज्ञा साथियों वह संज्ञा जो गुण, दोष, भाव, गुण, दोष, भाव, वह शब्द लिख दीजिए, वह शब्द जो गुण, दोष, भाव आदि के बारे में बताए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हुई साथियों, जो गुण, दोष, भाव, और साथियों एक शब्द और लिख सकते हैं इसमें, क्या अवस्था। एक शब्द अवस्था भी लिख सकते हैं, अवस्था के बारे में बताए, क्या अवस्था, बताऊंगा कैसे। वह संज्ञा वह शब्द जो गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है साथियों, इसमें दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, यानी कि ये क्या होती है, अदृश्य होती है। क्या होती है, अदृश्य होती है। प्लस में साथियों क्या होती है, सदैव एक वचन होती है। क्या ये भी सदैव कैसी होती है, एक वचन होती है। और तीसरी हो सकती है साथियों इसमें एक और, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, परोसा जा सके। यानी कि नंबर एक क्या होती है, ये अदृश्य होती है, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं। दूसरी सदैव एक वचन होती है, और तीसरी होती है इसमें डेफिनेशन इसकी, जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके। अब इसमें एक शब्द आया साथियों क्या, जैसे कि मैं आपके लिए 3 शब्द लिख रहा हूं। मैंने कहा क्या, मैंने कहा अच्छाई, मैंने कहा बुराई। ये शब्द मैंने लिखे साथियों, अच्छाई, बुराई, और आप कह सकते हैं अच्छाई, बुराई। और अगर ये किसके उदाहरण है साथियों, अच्छाई को देख सकते हैं हम, नहीं देख सकते हैं। अच्छाई का एक, और बुराई को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अच्छाई को प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते हैं। बुराई को प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते हैं। लेकिन साथियों जैसे मैंने कहा अच्छाइयां, अच्छाइयां, मैंने कहा बुराइयां, इनका तो बहुवचन बन गया साथियों। अब जैसे ही किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाता है, वो क्या हो जाती है साथियों, जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। यानी कि जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन बन जाती है तो क्या बन जाती है, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। कहने का मतलब है जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन रूप धारण कर लेती है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या हुई साथियों, वह शब्द जो गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। साथियों यानी कि भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे थे हम, तो उसमें मैंने बताया था यानी कि वह शब्द जो गुण, दोष, भाव आदि के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूं गुण की, तो गुण में क्या आता है, ईमानदारी आती है, परिश्रम, कोई व्यक्ति परिश्रमी है, परिश्रम आता है, अच्छाई आती है गुण में,
प्यास आती है और भूख आती है। ये सभी क्या किसमें आती हैं? ये गुण में आती हैं। वहीं दोस्त की बात करें तो किसी व्यक्ति के अंदर बेईमानी है, क्या आप बेईमानी को देख सकते हैं? नहीं। बुराई को भी नहीं देख सकते हैं। बुराई को प्लेट में रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते हैं। ईमानदारी को प्लेट में नहीं रख सकते हैं। परिश्रम को प्लेट में नहीं रख सकते हैं। अच्छाई को प्लेट में नहीं रख सकते हैं। प्यास को प्लेट में नहीं रख सकते हैं। भूख को भी प्लेट में नहीं रख सकते हैं। खुशी एक भाव है किसी व्यक्ति के अंदर। कोई व्यक्ति कितना खुश है, कोई व्यक्ति कितना दुखी है, यानी दुख। और आपका उदासी ये भी एक भाव है। और प्रेम ये भी किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव होता है। और क्रोध भी एक भाव होता है। इन सभी को आप प्लेट में नहीं रख सकते हैं और ना ही इनको आप देख सकते हैं। और सदैव एक वचन होती है ये। यौवन ये अवस्था है, यानी कि जवानी, बुढ़ापा साथियों ये भी एक अवस्था है उम्र की। बचपन ये भी एक अवस्था है। ये किसमें आती हैं? ये भाववाचक संज्ञा में आती हैं साथियों। यानी कि एक शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? अदृश्य होती है, सदैव एक वचन होती है और जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके, ये भाववाचक संज्ञा होती है। आगे देखते हैं अगली संज्ञा। अगली है साथियों चौथी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है साथियों, एक होती है द्रव्य, क्या एक होती है द्रव्य और एक होती है साथियों द्रव। अगर द्रव्य की बात करूं तो ये होती है मैटर, यानी कि मैटर होती है, यानी कि पदार्थ। और वो द्रव होता है, वो क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी कि तरल होता है, यानी ये पतला पदार्थ होता है, ये मैटर होता है। द्रव्य जो होता है उसकी जो पांच अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक बोस, ये बीईसी होती है साथियों। ये द्रव्य की यानी कि मैटर की अवस्था होती है। ये वाला पदार्थ है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। और जो द्रव होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। अब बात करते हैं किसकी? हम द्रव्यवाचक की, यानी कि वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस आदि का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खाने पीने की चीजें कौन कौन सी होती हैं? तेल, पानी, दूध, घी, जो खाने पीने की चीज होती है वो क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। खनिज और धातु जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, आपका जस्ता, जिंक, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी द्रव्यवाचक में आती हैं। और आपकी जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, यानी आप पानी को गिन सकते हैं? नहीं। तेल को गिन सकते हैं? नहीं। आप जिस चीज को नहीं गिन सकते उसमें वो किसमें आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। अगला साथियों आपका समूहवाचक संज्ञा, जिसकी गिनती की जा सकती है। जैसे कि जो एक समूह का बोध कराए, यानी कि समूहवाचक में क्या होता है? जो एक समूह का बोध कराए, जैसे जिसकी गिनती की जा सकती है, जो एक समूह का बोध कराए। अब व्यक्तियों के समूह कौन कौन से होते हैं? जैसे भीड़, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। गिरोह, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। संगठन, ये भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। सभा, ये भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। परिवार भी एक समूह होता है। दल भी व्यक्तियों का समूह होता है। और आपका कक्षा भी छात्रों का समूह होता है। संसद व्यक्तियों का समूह होता है। पुलिस में भी व्यक्ति होते हैं, आर्मी, सेना, ये सभी क्या है साथियों? व्यक्तियों के समूह है। और किसमें आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला साथियों वस्तुओं का समूह, गुच्छा और पुंज, ये सभी क्या होते हैं? ये वस्तुओं के समूह होते हैं। साथियों मैंने भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आपको कंप्लीट करा दी, यानी कि पांचों संज्ञाओं के प्रकार मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और साथियों एक प्रश्न क्या बनता है यहाँ से, कि एक प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद कराता हूं साथियों में आगे की भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, कीजिए इसको नोट। आशा करता हूं साथियों आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं। आगे मैंने बताया आपको कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 विशेषण के द्वारा, खा क्रिया के द्वारा, और जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, और सर्वनाम से और अव्यय से साथियों। अब एक एक करके देखते हैं कि देखिए नंबर 1 इसमें का विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार करते हैं। आपने देखा होगा कुटिल। कुटिल क्या है? कुटिल व्यक्ति। तो क्या ये विशेषण है? सरल, युवा, ऊंचा, लंबा, बूढ़ा, वीर, अमीर, ये सभी क्या है साथियों? ये सभी विशेषण है। अब बात करते हैं कुटिल। कुटिल का भाववाचक क्या बनेगी? कुटिलता साथियों का कुटिलता बन जाएगी। वही बात करते हैं सरल की, तो ये सरलता बन जाएगी, सरलता। वही युवा की, ये यौवन बन जाएगा साथियों का यौवन। ऊंचा का ऊंचाई बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा ऊंचाई। लंबा का लंबाई बन जाएगा, लंबाई। ये सभी भाववाचक संज्ञा बन रही है। बूढ़ा का बुढ़ापा बन जाएगा, बुढ़ापा। वीर का क्या बन जाएगा साथियों? वीरता बन जाएगा, वीरता, भाववाचक संज्ञा। अमीर का अमीरी बन जाएगा, अमीरी। गरीब का गरीबी बन जाएगा। ये सभी क्या है साथियों? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण है। वही बात करते हैं बड़ा का क्या बन जाएगा? बड़प्पन। क्या? बड़प्पन बन जाएगा। वही भला का भलाई बन जाएगा, भलाई। डरावना का क्या बन जाएगा साथियों? डर बन जाएगा, डर। शांत का शांति बन जाएगा। रोगी का रोग बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठंडा का क्या बन जाएगा? ठंड बन जाएगा, ठंड। वही भूखा का क्या बन जाएगा? भूख बन जाएगा। पीला का पीलापन, भाववाचक संज्ञा, पीलापन। विद्वान का क्या बन जाएगा साथियों? विद्वान का क्या बन जाएगा बताइए? विद्वान का
विद्युता बन जाएगा, क्या विद्युता। और ये स्वस्थ का स्वास्थ्य बन जाएगा, स्वास्थ्य। ये सभी भाववाचक संज्ञा बन रही है। ये मैंने विशेषण से बना दिया, किसका, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर दिया। अब आगे इसमें देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार करते हैं। जैसे कि इंसान तो कोई व्यक्ति होता है, तो इसका क्या करेंगे साथियों, बन जाएगा भाववाचक संज्ञा इंसानियत, क्या, इंसानियत बन जाएगा। वही बात करते हैं पुरुष का, तो पुरुषत्व बन जाएगा, पुरुषत्व। स्त्री का स्त्रीत्व बन जाएगा, स्त्रीत्व। माता का मातृत्व बन जाएगा, मातृत्व। पिता का पितृत्व बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा। बच्चा का क्या बन जाएगा साथियों, बच्चा का बचपन बन जाएगा, बचपन। और आपका तपस्वी का क्या बन जाएगा, तप बन जाएगा, तप, या फिर तपस्या बन जाएगा, तपस्या। वही साथियों आदमी का आत्मीयत, आदमीयत बन जाएगा। घर का क्या बन जाएगा, घरेलू। डाकू का डकैती बन जाएगा। ठग का क्या बन जाएगा, ठगी। दोस्त का दोस्ती बन जाएगा। शिशु का शैशव बन जाएगा, शैशव। चिकित्सक का चिकित्सा बन जाएगा, चिकित्सा। नेता का नेतृत्व बन जाएगा। ये सभी क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई मैंने, और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई। आगे देखते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से बना दिया मैंने। आगे देखेंगे साथियों क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे, और फिर सर्वनाम से कैसे करेंगे, और अव्यय से कैसे करेंगे। इसको नोट कीजिए आप, आगे कराता हूं उससे मैं। आगे देखते हैं साथियों, अगला है आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा साथियों, क्या, उड़ान। उड़ान, उभरना, गड़गड़ाना, हंसना, दौड़ना, सोचना, फैलना। ये सभी क्या है साथियों, बनना, सजना, मिलना, गाना, चमकना और जागना। ये सभी क्या है, ये क्रिया है साथियों। क्रिया क्या होती है, यानी कि जिससे किसी काम का होना पाया जाता है। मैंने कहा साथियों, जैसे कि एक शब्द मैंने लिखा जाना, क्या, जाना। जाना क्या है, कोई काम हो रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो इसमें क्या है, जाना में जा क्या है और ना क्या है। अगर बात करूं जा की, ये जा होता है साथियों क्या, मूल धातु होती है, ये मूल धातु होती है। और ना क्या है, ना इसमें बाद में जुड़ा एक प्रत्यय है। यानी कि जा क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साथियों क्रिया। अब क्रिया उड़ान, उड़ान क्या है साथियों, उड़ान क्या है, उड़ान एक क्रिया है। अब उड़ान का मतलब क्या होता है, जैसे कि उड़ान, तो ये उड़ान साथियों आई समझ में। बात करते हैं अगले, उभरना का क्या हो जाएगा, उभार हो जाएगा, उभार। वहीं गड़गड़ाना का गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट साथियों। वही बात करते हैं हंसना की, तो ये क्या हो जाएगा, हंसी हो जाएगा, हंसी। दौड़ना का क्या हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। वहीं सोचना का सोच हो जाएगा, सोच। वहीं फैलना का फैलाव हो जाएगा, फैलाव। वहीं बनना का क्या हो जाएगा, बनावट हो जाएगा, बनावट, बनावट। सजना का सजावट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मिलना का मिलावट हो जाएगा, मिलावट। गाना का गान हो जाएगा, गान। चमकना का क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा, चमक। जागरण का क्या हो जाएगा, जागरण हो जाएगा, जागरण। आई बात समझ में नहीं आई। अब अव्यय से कैसे बनाएंगे साथियों, अब अव्यय किसे कहते हैं, वे अभिकारी शब्द जो जिन पर लिंग वचन काल कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। वे अभिकारी शब्द जिन पर लिंग वचन काल कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे अधिक है, तो अधिक का क्या हो जाएगा, अधिकता। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ये अधिकता हो जाएगा। निकट का क्या हो जाएगा, निकटता हो जाएगा, निकटता, भाववाचक संज्ञा। समीप का समीपता हो जाएगा, समीपता। वहीं मना का क्या हो जाएगा, मना ही हो जाएगा, मना ही। वहीं हा का क्या, हा का हाहाकार हो जाएगा। ये सभी क्या है, अव्यय है। बहु का क्या हो जाएगा, बहुतायत हो जाएगा, बहुतायत हो जाएगा। ये सभी क्या है साथियों, अव्यय है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। वही मैंने क्रिया से मैंने क्या किया है साथियों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। जैसे कि उड़ान का क्या हो जाएगा, उड़। उड़ान का क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द है उड़, ये उड़ शब्द है, इसका हो जाएगा उड़ान। बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम से कैसे करेंगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे कि अहम है, तो ये हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा अहमकार हो जाएगा, अहमकार। वहीं निज का क्या हो जाएगा, निजता हो जाएगा साथियों, निजता या फिर निजत्व हो जाएगा, निजता या फिर निजत्व हो जाएगा, निजत्व। वहीं अपना का क्या हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा या फिर अपनापन हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा। वहीं सर्व का क्या हो जाएगा, सर्वस्व हो जाएगा, सर्वस्व। या फिर ये सर्वस्व हो जाएगा, यानी कि सर्वस्व। ये अपनापन हो जाएगा, अपनापन, और ये सर्वस्व हो जाएगा। मैंने साथियों भाववाचक संज्ञा का निर्माण करके आपको बताया।
यानी कि विशेषण से बता दिया, क्रिया से बता दिया, जातिवाचक संज्ञा से बता दिया साथियों, और सर्वनाम से बता दिया, वही मैंने अव्यय से बता दिया साथियों। मैंने संज्ञा चैप्टर को आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। इससे ज्यादा आपको संज्ञा में पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस वीडियो को ही देखेंगे तो आपका क्रिया चैप्टर यानी कि संज्ञा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें संज्ञा में आती हैं उन सभी की चर्चा मैंने विस्तार से की। आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और अपने संज्ञा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे साथियों। इसी प्रकार लेके आऊंगा एक अगला चैप्टर, इसमें महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से की जाएंगी। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, पूरी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलता हूं साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।